नमस्कार, सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं। थोड़ी नमकीन, थोड़ी मीठी, थोड़ी सीधी, थोड़ी टेढ़ी खबरों के सैलाबों में अतरंगी सी प्यास है, ज़िंदगी फुलटॉस है और यहीं मिलेगा वो सुकून जिसकी आपको तलाश है। आगे बढ़ते हैं ज़रा। गाने की लाइन याद आ रही है, लुट गए फोकट में हम, कोई तो हमको लिए बचाए, ऐसा तीर चला मेरे दिल पे जिसकी मार सही ना जाए। ये इसी तरह का गाना इस समय आम आदमी पार्टी के नेताओं के मन में चल रहा होगा। मामला ही कुछ ऐसा है। मामला ऐसा है कि सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठियों से कुछ भूत सामने निकल कर आ गए हैं और उसके निशाने पर आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ साथ पूरी पार्टी है। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर ने दो अलग अलग चिट्ठियां लिखी थी। एक चिट्ठी की बात ज़्यादा हो रही है, आपको पता ही होगी वो, और वो चिट्ठी जो एलजी को लिखी है उसकी बात ज़्यादा हो रही है। लेकिन एक और चिट्ठी है जो उसने मीडिया को लिखी प्रेस रिलीज़ के रूप में। मीडिया को लिखी चिट्ठी में उसने जैकलिन फर्नांडिस के लिए अपना दिल खोल कर रख दिया और बहुत तरीके की बातें लिखी हैं, ठीक वैसे ही जैसे टूटा हुआ दिल रखा करता है अपनी बात माशूका के सामने। ये मीडिया को लिखी हुई चिट्ठी है और हकीकत में इसका टारगेट कोई और था, और वही टारगेट था जो उसके दिल में है, जिसके लिए दर्द बार बार छलक के आ रहा है। हम आपको आगे बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि दर्द कहाँ और किस लिए आ रहा है। ईडी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सुकेश का दिल बार बार ये कह रहा है कि तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सज़ा दी प्यार की, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। सुकेश चंद्रशेखर, ये नाम उस शातिर का है जिसे ठगों का ठग महाठग कहा जाता है। वही ठग जो जैकलिन फर्नांडिस, नोरा फतेही और बाकी बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकारों को गिफ्ट दिया करता था महंगे महंगे। जैकलिन फर्नांडिस से मिलने के लिए तो वो जैकलिन के लिए प्राइवेट जेट बुक किया करता था। इन दिनों सुकेश दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है और ठगी के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केस का भी सामना कर रहा है। वो गाना याद है ना जिसमें जैकलिन चिट्टियाँ कलाइयाँ वे, बेबी मेरी चिट्टियाँ कलाइयाँ वे, इस तरह के गाना गा के वो डांस कर रही थी। उस समय जो चिट्ठियों की बात आती थी वो चिट्ठी शायद अब सामने आ रही है, और ये जो चिट्ठी है उसे सुकेश ने अपने हाथों से लिखी है। वैसे हाथों से लिखी हुई इस चिट्ठी की हैंडराइटिंग इतनी ख़राब है कि मुझे लगता है कि इस मामले पर एक और मुकदमा ठोक ही देना चाहिए। इतनी ख़राब हैंडराइटिंग, नंबर तो काट ही लेना चाहिए। इस प्रेस रिलीज़ में, मतलब चिट्ठी में, उसकी गर्लफ्रेंड जैकलिन फर्नांडिस के साथ दोस्ती किस तरह रही है वो सारी बातें सामने आई हैं और सुकेश ने अपना दिल चिट्ठी में निकाल कर रख दिया। वो बीते दिन याद हैं, वो पल छिन याद हैं, गुजारे तेरे संग लगा के तुझे अंग। इसी तरह के मामले हैं। सुकेश ने शुरुआत में भूमिका बनाई, लिखा कि मेरी पिक्चर ऐसी बनाई जा रही है जैसे कि मैंने लोगों को ठगा। देखिए, उनकी छवि ठग की है, लेकिन वो ये बोल रहे मैं ठग नहीं हूँ। अब आगे लिखते हैं वो कि मैं आपको बता दूं कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं हैं, बड़े रिसोर्सफुल लोग हैं। वो कोई अंधे नहीं हैं जिनको मैनिपुलेट किया जा सके। वो अपनी विक्टिम पिक्चर दिखा रहे हैं। उनकी स्टोरी पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कोर्ट सबूतों पर भरोसा करती है और इस तरह की बातों पर भरोसा नहीं करती। वैसे उनका इशारा फोर्टिस के जो प्रमोटर्स रहे हैं, शिवेंद्र मोहन और मलविंदर सिंह, उनके परिवारों से संबंधित है। सुकेश ने लिखा, मेरे खिलाफ जितने भी आरोप लगे हैं वो सिर्फ आरोप हैं, प्रूव नहीं हुए हैं। यानी उन्होंने इनोसेंट टिल प्रूवन टाइप की बात करी है। चिट्ठी में लिखा है कि सब मोटिवेटेड है, सब मिले हुए जी, षड्यंत्र के तहत मुझसे बदला लिया जा रहा है और मुझे ठग कहा जा रहा है। इसके आगे सुकेश ने लिखा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जैकलिन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया गया है। अब पॉइंट पर आए वो, यही पॉइंट है, मेन पॉइंट।
उन्होंने लिखा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हम एक रिलेशनशिप में थे। मैंने उसे और उसकी फैमिली को कुछ गिफ्ट दिए, इसमें उसका क्या दोष है। वैसे अब ये समझ में आया कि जैकलीन जो गाना गाती थी कि तू ला दे मैनू गोल्डन झुमके मैं कन्ना विच पावा चुम चुम के, जब वो गाती थी वो तो किसके लिए गाती थी और ये गिफ्ट कहाँ से आते थे। उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। अब ये प्रेमी का दिल बोल रहा है। उन्होंने लिखा कि उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय इसके कि मैं उसके साथ खड़ा रहूं। ओह, गाना याद आ गया ना आपको। चांदनी रात हो तो देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में भी ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना मेरा साथ ओ हम नवा। कुछ लोगों को मेरी आवाज़ फटेबाज जैसी लगती है तो कृपया अपने टमाटर और बाकी जो जो फेंकना वो संभाल के रखेंगे, क्योंकि आप अपने मोबाइल पर या टीवी पर तो फेंकेंगे नहीं है। एनीवे, उन्होंने आगे लिखा, मैंने उस पर जितने रुपए खर्च किए, मतलब जैकलीन पर जो भी खर्च किए सुकेश ने, वो मेरी वैध कमाई थी और वैध तरीके से कमाए गए थे। गजब गजब। सुकेश जी ने ये बात बताई, एक महान दार्शनिक विचार के बाद बताए कि 3 5 1 का 2 3 4 5 3 13 कमाने वाले और इस तरह के धंधे में कमाया हुआ पैसा भी वैध हो सकता है। कितने उच्च विचार, कितने दार्शनिक विचार हैं उनके। उन्होंने आगे लिखा कि बात बहुत जल्दी साबित भी हो जाएगी, इसका कोई कारण नहीं है कि उसको और उसके परिवार को इस केस में घसीटा जाए। कितना दर्द है सुकेश की इस बात में। 4 दिन गर्लफ्रेंड न दिखे तो लोग ब्रेकअप करके भाग जाते हैं, पर देखिए डेडिकेशन ऑफ लव, सुकेश का डेडिकेशन देखिए, हाउ क्यूट, हाउ स्वीट। यार एक बात और, हमारे यहाँ शादी के बाद वाइफ की मम्मी पर जोक बनाते रहते हैं हम लोग, और साले को तो बात बात में लाकर गाली जैसा इस्तेमाल करते हैं। पर सुनो रे, सुकेश से सीखो कि वाइफ के मायके वालों से रिश्तेदारी कैसे निभाई जाती है और इज्जत कैसे की जाती है। वाह सुकेश जी वाह। इसके बाद सुकेश ने एक अखंड प्रतिज्ञा की। एक फिल्म आई थी मिथुन की, पाप को जलाकर राख कर दूंगा, बस उसी स्टाइल की प्रतिज्ञा की उन्होंने और कहा कि सभी आरोपों को कानूनी तौर पर मैं गलत सिद्ध करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसके साथ खड़ा रहूं और अपने लवर के साथ मैंने जो वादा किया, मेरे कारण वो इशू इशू में नहीं फंसेगी, ये मेरा वादा था। और इन दिनों जो सर्कस चल रहा है, वो जो भी मुझ पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत किया जा रहा है, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं ये बात निश्चित करूंगा कि उसको वो सब वापस मिले जो उससे खो गया है। मैं उसको मासूम सिद्ध करा कर ही रहूँगा। ये अखंड प्रतिज्ञा की सुकेश ने। आई ना आपको गाने की याद, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, या फिर वो गाना, कह दो ये ज़माने से ओ सनम प्यार किया है, प्यार करेंगे, होंगे ना कभी एक दूजे से जुदा। ये इस तरह के गाने याद आ जाएंगे आपको भी। सुकेश ने इसके बाद जिक्र किया कि उसके कुछ बिजनेस में पैसे लगे इंडोनेशिया में, कोल माइंस में, रियल इस्टेट में, होटल्स में, न्यूज़ चैनल में, जिसको उसने बाद में बेच दिया। फिर कॉर्पोरेट लॉबिंग करने के लिए चालू हो गया काम, हथियारों और डिफेंस की लॉबिंग की। और ये बात उसने चिट्ठी में लिखी है कि मैंने ये बात इनकम टैक्स विभाग को भी बताई है और सारे पेपर में भेज सकता हूँ मीडिया को। मेरे खिलाफ बदले की कार्रवाई की जा रही है, मैं झुकूंगा नहीं। पुष्पा, पुष्पा याद आई, झुकूंगा नहीं साला। अगर खिलाफ हो तो होने दो, ये बात याद आ गई इनकी चिट्ठी से। राहत इंदौरी की एक शायरी है, अगर खिलाफ हो तो होने दो, उनमें ईमान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। सुकेश जी की बात पर हमको ये शेर याद आ गया। अब आगे सुकेश जी लिख रहे हैं कि मैं 2024 का चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा। कितनी बड़ी बात बताई। मैं, मेरे राज्य यानी कर्नाटक में 2024 की चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी मेरी। अब बंदे का कॉन्फिडेंस देखो भाई, मोटिवेशन देखो। आप लोग सोचते होंगे कि मोटिवेशनल स्पीकर जो घूमते हैं इधर उधर,
इतना मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं? ऐसे ही लोगों से लाते हैं, सुकेश जैसे लोगों से सीखते हैं। वो खुद अंदर है, गर्लफ्रेंड गुस्सा होकर ब्रेकअप के कगार पर बैठी हुई है। जिस हिसाब से ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के केस को चला रहे हैं, उससे लग रहा है कि बंदा लंबा निपटेगा, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ने का सोच रहा है बंदा। ठीक है, लगे रहो भाई, लगे रहो। वैसे किसी नेता में भी यही गुण होने चाहिए। इसलिए कभी कभी अपराधी और नेता सेम टू सेम नजर आते हैं। आगे अपने सुकेश भाई लिखते हैं कि जिस तरह तथाकथित 200 करोड़ के एक्सटॉर्शन केस में मुझे आरोपी बनाया गया है, उसमें मेरे से जुड़े हुए लोगों को बेवजह घसीटा जा रहा है, एक्ट के तहत चार्ज किया जा रहा है, बोगस कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और ब्राइबरी केस में भी बदले की कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है सारा काम। इस बारे में मैं कानूनन रास्ता तैयार कर रहा हूं और इसकी रियलिटी चेक से सब कुछ सामने आ जाएगा। रियलिटी चेक, सच्चाई, सच, निर्दोष, इस तरह की बातें वो लिख रहे हैं। जिस पर ठगों के ठग होने का आरोप है, वो ये लिख रहे हैं। वैसे आपको तो पता ही है कि आम आदमी पार्टी पर भी सुकेश भाई ने आरोप लगाया कि इनके मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ रुपए मांगे, और तब मांगे जब वो जेल मंत्री थे। महाराष्ट्र के जेल मंत्री देशमुख के बाद सत्येंद्र जैन के नाम ये तमगा है कि जिस जेल के इंचार्ज रहते हुए वो नई नई सुविधा बनाते रहे, बाद में उसी जेल में बंद होकर उन्हीं सुविधा का उपयोग करते रहे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, बाद में वो हमारे ही काम आते हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी राजनीति हस्बैंड वाइफ का झगड़ा जैसा लगती है। राजस्थान में भी राजनीति बिल्कुल इसी तरह चल रही है। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच कोई ना कोई तू मैं जैसे मामले मीडिया में रोज़ आ जाते हैं। अगर वो खुद ना बोले तो अपने समर्थकों के माध्यम से बुलवा देते हैं। जिगर मुरादाबादी आज अगर होते तो लिखते कि ये राजनीति नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि रोज़ गालियां खाना है और गुस्सा हुए बिना चुपचाप ही रह जाना है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच यही चल रहा है। दोनों के बीच ताज़ा जो आग लगी है उसके सेंटर में पीएम मोदी हैं। पीएम मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा में आदिवासियों के पूजनीय गोविंद गुरु के सम्मान और बलिदान के प्रोग्राम पर गए थे। वहां उन्होंने अशोक गहलोत के साथ मंच साझा किया और अकेले में बात भी की। मंच साझा करने के दौरान उन्होंने अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि ये हमारी जमात में सबसे सीनियर हैं। बस बहुत दिनों से बिना गुस्सा हुए एकदम चुपचाप मुख्यमंत्री बनने की राह में रोड़ा बनकर खड़े अशोक गहलोत से अपमान का घूंट पी रहे सचिन पायलट को यही मौका मिल गया और उन्होंने कह दिया कि मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद की भी तारीफ की थी। और बाद में क्या हुआ ये सब जानते हैं। इसे इतना लाइटली इसलिए नहीं लेना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि बगावत करने वालों पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। अब इसके बाद 10-15 दिन से ठंडी पड़ी राजनीति में वहाँ फिर से उबाल आ गया। ताज़ी कढ़ी में उबाल, बासी कढ़ी में सुना हुआ है, ताज़ी कढ़ी में उबाल है। वैसे आपको तो पता ही होगा कि पीएम मोदी की तारीफ के बाद गुलाम साहब की आवाज़ आज़ाद होने की तरफ चल पड़ी थी और फिर नई पार्टी भी बन गई। अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने तो ट्वीट करके एक गाने से प्रेरित लाइन लिख दी। उन्होंने लिखा, ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मारे कोई, वरना हलचल सी मच जाएगी। अब आपको मैं अपनी फटे हुए आवाज़ में सुनाता हूँ कि ये किस गाने से प्रेरित है। भाइयों बहनों, 1993 में फिल्म आई थी दलाल। इस फिल्म के निर्माता थे प्रकाश मेहरा और निर्देशन किया था पार्थो घोष ने, और बप्पी लहरी के पार्श्व संगीत में गाने को आवाज़ दी थी साधना सरगम ने। प्रस्तुत है ये गाना मेरी फटी आवाज़ में। ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, सांवरे मन में हलचल सी मच जाएगी, बावरे हो। आप मुझे अवार्ड भी दे सकते हैं इसके लिए, इस गाने को गाने के लिए। और आप में इतनी शक्ति है कि आप सुन रहे हैं, आपको नमस्कार है मेरा। अशोक गहलोत ने भी कहा सचिन पायलट के बयान पर,
कि उन्हें इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। पहले देखिए कि क्या बयान आया है दोनों तरफ से, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में क्या बात हुई, ज़रा सुनते हैं। दिखाऊंगा वो जो वाइल्ड लाइफ के इंटरेस्ट में होगा वो काम हम करेंगे। रणवीर गुड़ा बयान दे रहे हैं, बीते दिन उन्होंने अलग बयान दिया, आज पायलट का बयान, सत्ता संगठन देखिए को कैसे सरल बात होना देखो, चाहिए? बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो है जो अभी वेणुगोपाल जी हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भाई आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे, तो हम तो डिसिप्लिन के बाद चाहते हैं कि सब लोग करें। अभी हमारे सामने एक ही मकसद होना चाहिए, जनता त्रस्त है राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर तनाव है, हिंसा हो रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है। उसके लिए एक तरफ तो राहुल गांधी पसीना बहा रहा है, 25 किलोमीटर किसे कहते पर डे चलना, लाखों लोग साथ चल रहे हैं, दबाव पड़ेगा केंद्र सरकार पर, इसलिए चल रहे हैं। और उसके बाद में हमारा ध्येय होना चाहिए हम अगली बार सरकार कैसे बनाएं। हमारा ध्येय यही है, हमने इतनी स्कीमें दी राजस्थान के अंदर, इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। पूरा देश लोहा मान रहा है जो स्कीम हमने दी है राजस्थान के अंदर, पूरा देश लोहा मान रहा है। और कोरोना का प्रबंधन का लोहा तो क्या दुनिया मान रही है, खाली ही नहीं मान रहे हैं, दुनिया के मुल्क मान रहे हैं कि राजस्थान शानदार प्रबंधन में लोगों को बचा लिया। जबकि गुजरात में, अहमदाबाद में कितने लोग मारे गए थे, बम्बई में, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मारे गए थे, तो शानदार हमने काम किया। तो ये तमाम जो गुड गवर्नेंस हमने दी है, उसको लेके हम तो निकल पड़े हैं। अगली सरकार रिपीट कैसे हो वापस इस बार, बस और कोई हमारा ध्येय नहीं है। अध्यक्ष आने के बाद अगली सरकार रिपीट हो, अगली सरकार आएगी तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में, अभी जो वित्तीय प्रबंधन हमने किया है, जिसके कारण ही हम दे पा रहे हैं, सामाजिक सिक्योरिटी हो, पेंशन हो, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाएं, सड़कें शानदार बन रही है, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन हमारा शानदार है। अगली सरकार अगर पब्लिक हमें देगी वापस जो पहले दिया नहीं था, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम वो काम करके दिखाएंगे जो इतिहास में हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो। तो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी, और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक CLP की मीटिंग कॉल की गई थी, वो मीटिंग हो नहीं पाई, और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से भी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे, माखन जी और खड़गे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया, और उस सब का संज्ञान लेने के बाद AICC ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना, और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए, कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है, और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। सुना आपने? वैसे आपने गौर किया होगा, जब अशोक गहलोत साहब बोल रहे थे तो उन्होंने एक वाक्य बोला कि जनता त्रस्त है राजस्थान के अंदर। ये इतना ही वाक्य जो है, उसके आगे उन्होंने वो देश भी लगा लिया, नहीं तो लोग समझ जाते कि वो खुद ही की बुराई कर रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट साहब को मानना पड़ेगा, तुरंत जैसे ही एक कैच आया, लपक लिया उस कैच को। खैर, ये नूरा कुश्ती तो लगी रहती है। वैसे यूँ तो तारीफ़ किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन राजनीति में तारीफ़ करने का असर कभी कभी उल्टा हो जाता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी मीडिया किसी नेता के काम की तारीफ़ करते हुए ये लिख देता है कि फलाने नेता का नाम भी बीजेपी की मंत्री बनने वाली लिस्ट में चल रहा है नाम, तो बीजेपी के ऊपर वाले नेता बाकी किसी बात का संज्ञान ले या न ले,
लेकिन इस रिपोर्ट पर जरूर संज्ञान तुरंत लेकर उस नेता का मंत्री बनने वाली लिस्ट से नाम काट देते हैं। इसलिए बीजेपी के दो तीन दूसरी तीसरी लाइन के जो नेता हैं वो मीडिया वालों से कहते रहते हैं कि भैया हमारे खिलाफ चला दो, लेकिन हमारी तारीफ में कुछ मत चलाना। लेकिन इस बार तारीफ का उल्टा असर बीजेपी में नहीं हुआ, कांग्रेस में हुआ। पीएम मोदी द्वारा की गई अशोक गहलोत की तारीफ अशोक गहलोत जी पर भारी पड़ गई। कांग्रेस नेताओं और खासकर सचिन पायलट को ये मौका मिल गया कहने का कि गहलोत जी की नज़दीकियाँ पीएम मोदी से बढ़ रही हैं, दूरियां नज़दीकियाँ बन गई, अजब इत्तेफाक है। सुई से लेकर हवाई जहाज और मोहल्ले की पॉलिटिक्स से लेकर रशिया यूक्रेन पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने वाले एनालिस्ट तो कहने लगे कि मोदी वहाँ प्रोग्राम करने गए थे या बड़ी मछली फंसाने गए थे। आलाकमान द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष बनने के ऑफर को डस्टबिन में डाल चुके अशोक गहलोत पीएम मोदी की तारीफ पर थोड़े बैकफुट पर आए, पर उनको तसल्ली तब मिली जब कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय में पत्रकार से मंझी हुई नेता बनी सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अशोक गहलोत जी ने मोदी जी को मंच पर ही आईना दिखा दिया और उन्होंने कहा कि गांधी की वजह से मोदी जी की पूछ परख विश्व में है। ऐसे संभाली जाती है बात राजनीति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद से खबर आई है। और भाई हैदराबाद से खबर आई भाई, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को पूजा भट्ट ने ज्वाइन किया, पदयात्रा में साथ साथ चली। फॉरेस्ट गंप के देसी वर्जन राहुल गांधी के साथ चलते हुए पूजा भट्ट काफ़ी खुश नज़र आईं। यहाँ भाई लोग कहने लगे कि पूजा भट्ट ने सड़क में काम किया, एक फिल्म सड़क थी और अब जाकर वो सड़क पर आई हैं। वैसे कांग्रेस पहले से ही सड़क पर है, तो पूजा भट्ट ने उन्हें सड़क पर रहने से संबंधित टिप्स जरूर दिए होंगे। वैसे पूजा भट्ट और रागा में समानता है। रागा मतलब ट्विटर वाले राहुल गांधी को रागा ही कहते हैं। समानता यह है कि पूजा भट्ट अपने हीरो के लिए गाना गाती थी, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। और राहुल गांधी के दिल में भी ये गाना चल रहा है, लेकिन अपने वोटर्स के लिए, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। वही वोटर्स जो बीजेपी वालों ने कांग्रेस से छीन लिए हैं। पूजा भट्ट के इस मूव से कयास लगाए जा रहे हैं कि पूजा कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है। वैसे ठीक भी है। इन दिनों बॉयकॉट गैंग ने बॉलीवुड वालों को कहीं का नहीं छोड़ा। हर फिल्म का बॉयकॉट करके उसकी हार को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे में बॉलीवुड वालों को अपना करियर का दूसरा ऑप्शन तो ढूंढना ही पड़ेगा। कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि हर रोज देश में मोहब्बत करने वालों की तादाद बढ़ रही है। कांग्रेस के ट्वीट से वन साइडेड प्रेम करने वाले मजनू गैंग को आपत्ति हो सकती है इस बात पे कि कांग्रेस वाले उनकी मोहब्बत को गिना ही नहीं कर रहे। वो तो कह सकते हैं कि मोहब्बत आज कल के रोज की बात नहीं, हमसे पूछो पिछले जन्म से हम लगे पड़े हैं मोहब्बत करने में। और राहुल का पीएम बनना फिक्स हो या ना हो, अपने अगले 7 जन्म का मामला फिक्स है। पूजा भट्ट से याद आया कि उनकी फिल्म सड़क में एक गाना था, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। वैसे ये गाना सभी पार्टियों के नेताओं पर फिट बैठता है। बस विशेषता यह है कि वो ये गाना कुर्सी के लिए गाते हैं। जब सामने कुर्सी और नेता हो, आप इमेजिन कीजिए, सोचिए नेता गा रहा हो, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। वैसे नया ज़माना है। इसी फीलिंग के साथ एक अपडेटेड सिचुएशन वाला गाना मार्केट में आ चुका है। नेता लोग कुर्सी को ही माशूका समझकर उसके सामने इस तरह का गाना गाते हैं कि जितनी दफ़ा ज़िद हो मेरी उतनी दफ़ा तू चाहिए, शामो सुबह तू चाहिए, हर मर्तबा कुर्सी चाहिए। नेता गाना गाते रहते हैं इस तरह के। लेकिन एक बात तो है, राहुल गांधी को भी उनके परिवार वाले लॉन्च करते करते थक गए हैं। पूजा भट्ट को भी लॉन्च करते करते महेश भट्ट साहब थक चुके हैं। आपको पता है अब कितना लॉन्चिंग में कितना मदद मिलता है, ये तो देखना पड़ेगा। अभी हम चलते हैं, अगली खबर के साथ आएंगे। चलिए, जय हो।